इनकम टैक्स। एक टॉपिक चल रहा था रिटर्न ऑफ इनकम, कई कुछ पढ़ा इस चैप्टर में हमने। 139(1) इंडिविजुअल को नहीं, कंपनी फर्म को रिटर्न भरना एलएलपी को जरूरी है। इंडिविजुअल बेसिक एग्जम्पशन को पार करेगा तो रिटर्न भरेगा, बच गया तो उसके लिए एक और इंतजाम है। फोर्थ प्रोविजो, फिफ्थ प्रोविजो 139(1), क्या फॉरेन में बेनिफिशियल ओनर है या बेनिफिशियरी है तो फिर उस केस में भी रिटर्न भर। उससे बच गया तो तेरे लिए सातवां प्रोविजन तैयार है, जो कहता है करंट अकाउंट में 1 करोड़ से ज्यादा जमा किया, या सेविंग में 50 लाख से ज्यादा, या लाख रुपए से ऊपर बिजली का बिल भरा तूने, लाख रुपए से ऊपर, क्या तेरी दुकान की बिजनेस की सेल 60 लाख से ऊपर है, या तेरे ऑफिस की सेल 10 लाख रुपए से ज्यादा है, ठीक, तो तुझे क्या है, रिटर्न भरनी जरूरी है। या 2 लाख से ज्यादा फॉरेन ट्रेवल पे तूने खर्चा किया है, तुझे रिटर्न भरनी जरूरी है। पढ़ा? उसके बाद हमने पढ़ा 234F पेनल्टी 5,000 1,000 पढ़ा। उसके बाद हमने टैक्स के फॉर्म पढ़े। फॉर्म 1 जिसे सुगम फॉर्म, सहज फॉर्म बोलते हैं, सहज फॉर्म 1 सैलरी वालों के लिए, 2 बिजनेस छोड़ के बाकी हेड हैं, 2 3 बिजनेसमैन, 4 एस्टिमेटेड प्रेजम्पटिव, 44 एडीए वाले एई वाले भरते हैं जिसे सुगम फॉर्म कहते हैं, 5 पार्टनरशिप फर्म्स वगैरह एओपी रिटर्न भरते हैं, 6 कंपनी रिटर्न भरती है, 7 चैरिटेबल ट्रस्ट रिटर्न भरते हैं। और रिटर्न आजकल कैसे जाती हैं? इलेक्ट्रॉनिकली। साइन कैसे होंगे? डिजिटल या नेट बैंकिंग के थ्रू, या आधार से ओटीपी आएगा, ईवीसी होगी, ई वेरिफिकेशन। ओटीपी लिंक नहीं है तो फिर तुम ना उसका प्रिंट निकाल लो, एक्नॉलेजमेंट 5 साइन करके बेंगलोर ऑफिस में भेजो। ओके, 26S खुलता है, एआईएस पोर्टल करता है। 139(1) क्या कहता था? ये कहता था कि कुछ लोगों को सीबीडी क्या है, रिटर्न भरनों से माफ कर सकता है। ओके, ये सब पढ़ा। लॉस रिटर्न भरनी पड़ेगी, लॉस कैरी फॉरवर्ड करने हैं तो एक्सेप्शन, हाउस प्रॉपर्टी और डेप्रिसिएशन इसके एक्सेप्शन है ना भरो तो भी रिटर्न को कैरी फॉरवर्ड होंगे। बाकी जिस साल की रिटर्न लेट होगी 31 जुलाई के या ऑडिट केस में 31 अक्टूबर, वो लॉस स्पेकुलेशन, बिजनेस स्पेसिफाइड वाले, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म लॉस और फोर्स एक्टिविटी बेकार हो जाएंगे। कब तक भरनी है लॉस रिटर्न? वही 31 जुलाई। ऑडिट केस में क्या होती है? 31 अक्टूबर। बिलेटेड रिटर्न कब तक जाएगी? जब तक आपका असेसमेंट पूरा हो, ऑफिसर करे, या फिर 31 दिसंबर ऑफ द असेसमेंट ईयर, विच एवर इज अर्लियर। रिवाइज रिटर्न 139(5), ये रिवाइज रिटर्न बिलेटेड हो या ओरिजिनल टाइम पे भरी हो, दोनों ही रिवाइज हो सकती हैं। डेट क्या है? वही असेसमेंट कंप्लीशन या फिर 31 दिसंबर ऑफ असेसमेंट ईयर, विच एवर इज अर्लियर। रिवाइज रिटर्न भी दोबारा रिवाइज हो सकती है। बंदे ने ओरिजिनल रिटर्न 25 जुलाई को भरी, उसमें कोई गलती होगी, दोबारा नवंबर में भर रहा है, तो क्या लॉस कैरी फॉरवर्ड कर लेगा? कर लेगा, क्योंकि रिवाइज रिटर्न ओरिजिनल रिटर्न का ही सब्स्टिट्यूट है। पढ़ा? क्या क्या डिटेल देनी? एग्जाम इनकम, कुछ असेट्स, डेबिट क्रेडिट कार्ड की डिटेल, कुछ बड़े खर्चे, वो सब। रिटर्न के साथ ऑडिट रिपोर्ट भी लगानी होगी, जितनी ब्रांचें उनकी डिटेल देनी होगी, पार्टनर के नाम, एओपी के मेंबर के नाम, कोई अटैचमेंट नहीं होती, मांगने पे देनी पड़ेगी। डिफेक्टिव रिटर्न, रिटर्न में कोई कॉलम खाली रह गया, कोई डिटेल देनी थी, नहीं दी, ऑडिट रिपोर्ट की पूरी डिटेल देनी थी, वो नहीं दी, तो आपकी रिटर्न डिफेक्टिव मानी जाएगी। क्या करेगा डिपार्टमेंट? नोटिस भेजेगा। नोटिस मिलने के सर्व होने के 15 दिन में गलती ठीक कर लो, वरना आपकी रिटर्न क्या मान ली जाएगी? इनवैलिड, नॉन फाइलिंग मान ली जाएगी। अपडेटेड रिटर्न 139(8) है, क्या टैक्स और बनता है तो भरी जाएगी, लॉस बढ़ा था अब इनकम दिखा रहे हो तो भरी जाएगी। पेनल्टी देनी है मतलब टैक्स देना है जितना है, रिफंड कम होना है तेरा तो आजा भैया, हो जाएगी। लेकिन तू कहे रिफंड लेना है, लॉस बढ़ाना है, इनकम कम करनी है, तो अपडेटेड रिटर्न तेरे लिए नहीं। अपडेटेड रिटर्न कब तक भरी जाती है? असेसमेंट ईयर खत्म होने के 2 साल तक। सही है? किसी एक साल का लॉस कम ज्यादा हो गया अपडेटेड की वजह से, तो अगले साल की भी अपडेटेड जाएगी, क्योंकि वो लॉस एडजस्ट गलत हो गया होगा। और टैक्स ब्याज माइनस जो पहले भरा हुआ है टैक्स ब्याज काट लो। लेकिन इसके अलावा एडिशनल टैक्स देना है। अगर तुम साल के अंदर रिटर्न भर रहे हो असेसमेंट ईयर खत्म होने के,
तो 25% टैक्स का एडिशनल टैक्स विद सरचार्ज एजुकेशन दे दो। अगर तुम 12 से 24 महीने में भर रहे हो अपडेटेड रिटर्न, तो जो टैक्स और बना उसका 50% विद सरचार्ज एजुकेशन और दे दो। ये सरकार आपसे लेगी तो अपडेटेड रिटर्न भरवाएगी। पढ़ा था? चलो, उसके बाद बड़ी है या नहीं बड़ी, पहले दोनों केस में बड़ी जा सकती है। और रिलेट होने पे 234 ए लगता है, इतना कुछ पढ़ लिया 234 ए पे, अब ये क्या बताएगा 234 ए, बहुत कुछ पढ़ लिया ना। एडवांस टैक्स काट लो जी, ये काट लो, फिर बनाओ कितना भरना था रिटर्न की डेट तक, बहुत कुछ पढ़ा। रिफंड पे कितना मिलता है? आधा, 6% पर annum, और वो भी तब देती है सरकार जब 10% से ज्यादा रिफंड आना हो। तूने 80,000 टैक्स भरा, तेरा बनता है 70,000, 10,000 वापिस आना है, जो कि 80,000 के 10% से ज्यादा है, 8,000 से ज्यादा है, 10,000 वापिस आना है रिफंड। सरकार ब्याज के साथ देगी। इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 6%, यानी आधा % पर मंथ। पैन नंबर 139 है या रूल 114, किसको लेना जरूरी है? जब टैक्स की रिटर्न भरनी है तो, टीसीएस कटा है तेरा तो, टीडीएस कटा है तो, तुझे जीएसटी नंबर, जीएसटी ड्यूटी भरनी है तो, या तेरी दुकान की सेल 5 लाख से ऊपर होगी तो, कंपनी वगैरह एचयूएफ को तो 2.5 लाख से ऊपर सेल होगी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन तो भी लेना है। टीसीएस कटना है शराब पे, टिम्बर पे तो भी ऑफिसर मर्जी से भी पैन नंबर दे सकता है। पैन कितने डिजिट का होता है? 10 अल्फा न्यूमेरिक होता है, 10 अल्फा न्यूमेरिक। जीएसटी भी इसके बाद पैन वाले को ही मिलता है। 15G फॉर्म भरना है, 15H भरना है, सैलरी की शीट, फॉर्म 16, टीडीएस सर्टिफिकेट, सब चलान पे पैन नंबर लिखा जाएगा। एक आदमी एक पैन मिलता है। एड्रेस चेंज, कुछ चेंज बताना पड़ेगा। फिर अपने पढ़ा था 139A5C या रूल 114B, 139(5C) या रूल 114B क्या कहता है? भैया कुछ ट्रांजैक्शन है, पैन होना जरूरी है। 10 लाख से ऊपर की प्रॉपर्टी या फिर 50C सेक्शन में 10 लाख से ऊपर स्टैंप ड्यूटी वैल्यू वाली प्रॉपर्टी खरीदोगे, पैन होना चाहिए। कैसे खरीदें प्रॉपर्टी? कैश या बैंक के थ्रू? जैसे मर्जी खरीदो, कैश वर्ड नहीं था, पर आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, खरीद पाओगे नहीं, क्योंकि 20,000 से ऊपर की प्रॉपर्टी पे रजिस्ट्री बंद है आजकल। कैश वो क्या है, अकाउंट के थ्रू ही होती है, तो पर इसमें कैश वर्ड नहीं। अगर होती है रजिस्ट्री 10 लाख से ऊपर, चाहे वो चेक के थ्रू है, तो भी क्या पैन नंबर चाहिए। मोटर व्हीकल खरीद रहे हो, जैसे मर्जी खरीदो, चेक के थ्रू, तो भी पैन नंबर चाहिए। आपने बैंक में क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड लेना है, पैन चाहिए। पोस्ट ऑफिस, बैंक में एफडी करवा रहे हो 50,000 से ऊपर या साल में 5 लाख से ऊपर, तो क्या चाहिए? पैन। चाहे कैश जमा करवा रहे हो, चाहे खाते से जमा हो रहे हो, एक बार में 50,000, साल के 5 लाख से ऊपर, पैन चाहिए। लेकिन कैश वर्ड आ गया, कैश। अगर पेमेंट कैश करके ड्राफ्ट बनाते हो 50,000 से ऊपर का, एक दिन में, तो पैन चाहिए। या कैश जमा कर रहे हो 50 से ऊपर बैंक में एक दिन में, तो पैन चाहिए। बैंक में कोई सीसी अकाउंट या करंट अकाउंट खुलवा रहे हो तो भी पैन चाहिए। सेविंग टाइम डिपॉजिट का रूल अलग है, ठीक। यहां भी पेमेंट इन कैश है। प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट खरीदोगे 50,000 से ऊपर, पैन। डीमेट अकाउंट खरीदना है तो पैन। 1 लाख से ऊपर की ट्रांजैक्शन की सिक्योरिटी, 1 लाख से ऊपर के अनलिस्टेड शेयर, म्यूचुअल फंड या डिवेंचर 50 से ऊपर, पैन चाहिए। यहां आ गया पेमेंट इन कैश। होटल की पेमेंट एक दिन में 50 से ऊपर का, पैन चाहिए। जीवन बीमा में कैश वर्ड नहीं है, याद रखना। सुनो, होटल वाले को चेक से दे रहे हो पैसे आप, पैन चाहिए। होटल वाले को चेक से दे रहे हो 50,000, 60,000, 70,000 ना, कैश दे रहे हो तो चाहिए। LIC जैसे मर्जी दे दो 50 से ऊपर, पैन चाहिए। फॉरेन ट्रेवल में 50 से ऊपर खर्चा कर रहे हो, करेंसी या टिकट, कैश दोगे तो पैन चाहिए। मैंने 70,000 रुपए चेक से दिए फॉरेन ट्रेवल के, नहीं चाहिए पैन। 2 लाख से ऊपर की सेल परचेज करोगे तो पैन चाहिए। टीडीएस रिटर्नों के लिए भी पैन चाहिए। कुछ लोगों को एग्जम्प्ट है तो पैन की जरूरत नहीं, सरकारी ऑफिस को भी एग्जम्प्ट है। इंफॉर्मेशन चेंज अपडेट करवा देना। माइनर में पेरेंट्स का पैन लगता है, नॉन रेजिडेंट को पैन नहीं चाहिए, पर एक लिस्ट है। इन चीजों में फिर भी चाहिए नॉन रेजिडेंट को पैन। क्या? सिक्योरिटी खरीदी, म्यूचुअल फंड, अनलिस्टेड में छोड़ा ही क्या, लगभग सारी चीजें लपेट दी आपने। इनमें तो चाहिए, बाकियों में छोड़ दे। इनमें तो चाहिए, तो इनमें रह क्या गया? टिकट टुकट रह गए, फॉरेन वाले टिकट टुकट और होटल वाले के बिल रह गए, बस। बाकी सब तो आपने लपेट ही दिए, पैन चाहिए। और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को पैन नहीं चाहिए, जिनको माफ है वो फॉर्म 60 भर देंगे।
भाई मेरे पास फॉर्म 60 ले लो, पैन की जरूरत नहीं है। कुछ डॉक्यूमेंट पे पैन लिखना जरूरी है, सीवीडीटी। आधार अटैच करना जरूरी है, तो आधार अटैच कर लेना। लास्ट डेट क्या थी आधार की पैन से लिंक करने की? जून 2023 गई। अब लिंक करोगे, क्या लगेगा? 1000 रुपये फाइन। पैन लिंक ना किया तो पैन इनऑपरेटिव हो सकता है, ऑपरेट करना है तो 1000 रुपये क्या लगेगा? फाइन। ठीक है। असम, जम्मू कश्मीर, मेघालय वालों को क्या नहीं चाहिए? आधार। पैन तो चाहिए, आधार नहीं चाहिए। नॉन रेजिडेंट को आधार नहीं चाहिए, वो कहता मैं आधार लेके क्या करूंगा, हिंदुस्तान में रहना ही नहीं। इंडिविजुअल 80 साल वाले का आधार काम भी नहीं आएगा, और नॉन सिटीजन को भी आधार नहीं चाहिए। आधार यूज हो जाएगा, आधार ना लिया तो 1000 रुपये फाइन। पैन आधार आपस में चेंज हो जाएंगे जब लिंक हो गए तो। ये रिटर्न प्रिपेयर के थ्रू कौन सी रिटर्न नहीं भरवा सकते? हाँ जी, संजना बताएंगी। इनकम टैक्स रिटर्न प्रिपेयर के थ्रू कौन सी रिटर्न नहीं भरवाई जा सकती? ऑडिट केस। मिसिज हेतल ब्यूटी पार्लर का केस पड़ा था, वो क्या ऑडिट केस थी, वो अपनी इससे टीआरपी से रिटर्न भरवाना चाहती थी, नहीं भरवा सकती। साइन रिटर्न पे कौन करेगा? पढ़ लिया था। इंडिविजुअल में खुद प्रोप्राइटर, बाहर फॉरेन में तो जिसे पावर ऑफ अटॉर्नी दे गया, पागल हो गया तो गार्डियन था ना। एलएलपी में डेजिग्नेटेड पार्टनर, कंपनी में एमडी, एमडी अवेलेबल नहीं तो कोई और डायरेक्टर, पढ़ा था। आम पार्टनरशिप में वर्किंग पार्टनर, वर्किंग पार्टनर नहीं है तो कोई और अडल्ट पार्टनर, चाहे मेल हो चाहे फीमेल। अब आ जाओ लास्ट टॉपिक पे। मैंने सिलेबस के जो पॉइंट थे वो सारे रिवाइज करा दिए। अब आप पढ़ते हैं लास्ट। देखो, पहले हम पढ़ाया करते थे बहुत डिटेल में, 4-5 पेज भरा करते थे, इसके सिलेबस में उड़ा दिया। और सेल्फ असेसमेंट वर्ड कितनी बार आ रहा है, कितनी बार बेस्ट जजमेंट आ रहा है, पढ़ा रहे नहीं आप, वर्ड यूज कर रहे हो, तो इससे अच्छा डाल दो फिर सिलेबस में। जो काटने थे वो तो काटा नहीं। चलो जी, 140A सेक्शन, बीच बीच में सेक्शन आया था 140A। क्या सेल्फ असेसमेंट होता है? सुनो, आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न भरते हो, क्या डिपार्टमेंट कहता है ओके भर दे? आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न भरते हो, कैसे भरते हो? कैसे भरते हो? खुद से भरते हो। गलत होगी तो कौन जिम्मेवार? आप खुद। वो असेसमेंट किसने किया? आप रिटर्न भर रहे हो, किसने बनाया टैक्स, किसने किया हिसाब किताब? आपने। गलत हुआ तो आप जिम्मेवार, डिपार्टमेंट कहता है हम ले लेंगे तेरे से, और गलत हुआ तो। ये सेल्फ असेसमेंट बाय एसएससी क्यों कहलाता है? क्योंकि बंदा खुद असेसमेंट करता है। सर मेरा ये हेड हो गया, ये हेड हो गया, ये मेरी डिडक्शन होगी, ये मेरी टोटल इनकम होगी, इतना टैक्स हो गया, इतना एडवांस टैक्स, इतना ब्याज, ये ले लो सर इतना। ये तो आप भर रहे हो, डिपार्टमेंट एक बार भरवा लेगा, देन आफ्टर डिपार्टमेंट क्रॉस वेरीफाई करेगा, असेसमेंट करेगा खुद। सही हुआ तो ओके करके ऑर्डर दे देगा, नहीं तो आपको याद करेगा और टैक्स भरवाएगा। सही है। सेल्फ असेसमेंट में क्या करना है आपने? खुद अपना टैक्स बनाना है, टीडीएस एडवांस टैक्स काटना है। रिलीफ मिल रही है 89(1), इकट्ठी इनकम आ गई पिछले सालों की, तो 89(1) की क्या मिलती है? रिलीफ। वो काट लो, 234 एबीसी का ब्याज जोड़ के जो टैक्स बनता है भर दो। सेल्फ असेसमेंट, आपने खुद असेस करना है। जो आप रिटर्न भरते हो वो सेल्फ असेसमेंट ही तो है। अगर डिपार्टमेंट ने कुछ नहीं पूछा तो वो सही है, बस आपने जो भरा वो सही है। आगे चलो। अगर सरकार को लगता है कि तेरा टैक्स कम ज्यादा है तो वो ऑर्डर देगा 140A(1). 140 में ए में आपने सेल्फ असेसमेंट कर लिया, वो 140A(1) में शॉर्ट टैक्स पेमेंट का नोटिस देगा। सर आपने टीजी गलत ले ली, इतनी नहीं मिलती, 10% से ज्यादा एडजस्टेड जीटीआई का तुमने ले ली, ऐसे कुछ गलत है तो याद दिलाएगा, टैक्स और भरवाएगा। आ जाओ आगे, खत्म हो गया सेल्फ असेसमेंट। आगे आ जाओ। ये क्या है? 142(1)(1) और 142(1)(2). जब एसएससी ने रिटर्न नहीं भरी, 139(1) का टाइम निकल गया, 31 जुलाई, रिटर्न भरनी थी, बंदे ने नहीं भरी। ऑफिसर को लगता है भैया ये भूल गया या जान के नहीं भर रहा, इसकी इनकम तो बहुत है, ऑफिसर खुद से भी कह सकता है रिटर्न फाइल करो। पर मैंने बताया था जब ऑफिसर कहता है ना रिटर्न फाइल करो, तो पंगा तैयारी कर लो, पंगा है। वो एक्शन लेने से पहले कहता है कि तू बता दे पहले तेरी बात कितनी इनकम है, फाइल योर रिटर्न और तैयार हो जा, फिर अब मेरी बारी आएगी, पहले तू बता दे क्या है तेरा हालचाल। ठीक है ना?
तू कह दे मेरी इनकम पे टैक्स बनता ही नहीं इसलिए आई हैव नॉट फाइल योर रिटर्न, देख लूंगा मैं। यानी पहले तो 142 एक एक में ऑफिसर जिन्होंने रिटर्न नहीं भरी उनको कह सकता है, पावर है, 139 एक का टाइम निकल गया, 31 जुलाई या जो भी डेट है निकल गई, आपको कह सकता है फाइल योर रिटर्न, भर देना जैसे वो कह रहा है। नहीं है टैक्स तो जीरो दिखा देना, वो कह रहा है तो रिटर्न भर दो। नहीं भरी तो वो क्या करेगा, गुस्से में बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर देगा। अब आ जाओ 142(1)(2), उसमें 142(1) तो कब लगता था, व्हेन यू हैव नॉट फाइल योर रिटर्न, तो ऑफिसर कह रहा भरो। 142(1)(2) में पता है क्या करता है ऑफिसर, सबूत मांगता है, डिटेल मांगता है। यू हैव ऑलरेडी फाइल योर रिटर्न, जब आपने रिटर्न 31 जुलाई या 31 अक्टूबर ऑडिट केस में भर दी, ऑफिसर को लगता है भैया तेरे डेटर मुझे सही नहीं लगते, ला डेटर की लिस्ट ला तेरे सैलरी के खर्चे की लिस्ट, ला तेरे बिजली के बिल की खर्च, कोई भी मैटर जो आपने रिटर्न में दिखाया, ऑफिसर उसकी क्या मांग सकता है, डिटेल। वो तो मैंने बताई है, संभल के भरना। कल को ऑफिसर दान दे के डिडक्शन ले ली, कहता लाख किसको दान दिया, यानी वो आपसे क्या मांगेगा, किसी चीज की डिटेल दे दो, ना दी तो फिर सोच लो दाल में काला है। वो क्या करेगा, वार्निंग देके बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। पता लगा 142(1)(2) क्या है, एक में तो रिटर्न भरी नहीं तो कहता है रिटर्न भरो। 142(1)(2) में क्या है, रिटर्न भर चुके हो, वो क्या मांगता है, किसी चीज की डिटेल। नेक्स्ट 142(2) स्पेशल ऑडिट को भी कह सकता है। जब ऑफिसर को लगे तगड़ा पंगा है, वो कह सकता है भाई सीए के पास जाओ और ऑडिट करवाओ। क्या जा रहा हूं जी, मेरे पड़ोस में सीए बैठा, कहता नहीं उसके पास नहीं, कहते जान तो लो सर कौन है वो, कहना जो हमारे पैनल पे है, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पैनल पे है स्पेशल ऑडिटर, उसी में से किसी भी सीए के पास चला जा। डिपार्टमेंट पैनल निकालता है टाइम टू टाइम, हर शहर में पूछता है चार्टर्ड अकाउंटेंट से, कोई 142(2) में पैनल में आना चाहता है, लोग नाम भेजते हैं अपना, तो डिपार्टमेंट रैंडम बेस पे कुछ 4-5 सीएस को क्या कर देता है, 4-5-6 को स्पेशल ऑडिटर बना देता है। जब डिपार्टमेंट को लगता है ऑडिट इसकी हुई नहीं, करवा दो, गड़बड़ है, तो कहता है इनमें से किसी सीए के पास चल जा। कहता साफ फीस आप दोगे कि मुझे देनी है, आप भेज रहे हो, कहता तेरे को देनी है, ऑडिट मैं कह रहा हूं करवा, फीस तेरे को देनी है। सर ये तो कोई बात नहीं हुई, आपको दिक्कत हो रही है, आप ऑडिट करवाना चाहते हो, फीस मुझसे क्यों भरवा रहे हो। भैया आर्गूमेंट मत करो, ज्यादा रेल बनाएगा, दाल में काला है तो ऑडिट कही आपको, चुपचाप करवा लो जैसे कहता है, ठीक है, और फीस भी दे दो। उसी सीएससी होगी जो पैनल में होगा स्पेशल ऑडिटर, सही है। 142(2) है, ये जल्दी नहीं कहेगा, ये कहेगा जब पंगा होगा, आधी गलतियां तो सीए ढूंढ देगा। चलो जी आगे, जवाब ना दिया तो क्या होगा, लो ऑफिसर मांग रहा है आपसे डिटेल, रिटर्न भरने को कह रहा है 142(1)(1), आप नहीं भरते। 142(1)(2) में डाटा मांग रहा है डिटेल, आप नहीं देते। 142(2) में कहता है ऑडिट करवा, कहता नहीं कराता। क्या हो सकता है, डिपार्टमेंट बेस्ट जजमेंट कर सकता है, कहता फिर भाई तू मुझे डिटेल नहीं दे रहा, खर्चों की, सैलरी की, बिजली के बिल की, मैं पता क्या करूंगा, फिर डिसअलाउ करके तेरे प्रॉफिट में जोड़ के टैक्स बना के तेरे घर में आ जाएगा 156 सेक्शन का नोटिस, टैक्स पर फिर भागे फिरना मेरे खिलाफ ऊपर कमिश्नर के पास, सुन लेगा शायद तेरी वो बड़े आदमी है, वो कहां सुनने वाले हैं, यही नहीं सुनता, समझ गए। इसलिए छोटे ऑफिसर को जवाब दे दो, बड़े वालों को जवाब देने बड़े औखे हैं, सही है। बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। और क्या कर सकता है, वो आप पे पेनल्टी लगा सकता है 10,000, जवाब नहीं दिया मेरा 10,000 पेनल्टी। और क्या कर सकता है, सजा दिलवा सकता है, 1 साल तक की जेल भी करवा सकता है। और क्या कर सकता है, रेड मार सकता है, कहता चल फिर मैं आया तेरे पास, क्या तू तो आ नहीं रहा, मैं आया फिर टीम लेके, अपना लश्कर लेके, सर्च। पर सर्च ऑफिसर के हाथ में नहीं है, जूनियर ऑफिसर ऊपर कमिश्नर से परमिशन लेगा, सर इस पे ऐसे ऐसे केस है, ये बंदा जवाब नहीं दे रहा, कुछ मर्जी कर लो ना। बेस्ट जजमेंट का कह दिया, कहता वो भी हवा में उड़ा दिया इसने, कहता डाले जो 144 सेक्शन क्या होता है, कोई कुछ नहीं कर रहा सर, तो इस पे रेड मार दें। ऑफिसर कमिश्नर कहेगा तो रेड भी हो सकती, तो क्यों पंगा लेते हो, 10,000 पेनल्टी, 1 साल जेल, रेड मारी जा सकती है आप पे, बेस्ट जजमेंट हो सकता है।
तो जवाब दिया करो। ऑडिट कहते हैं ऑडिट करवा लो, ठीक है, इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं वो दे दो, रिटर्न भरने को कह रहा नहीं भरी तो भर दो, बढ़िया रहेगा। अब आ जाओ जी, आपके घर में नोटिस आ गया। मेरे पास एक बंदे का फोन आया, कहता घबराया हुआ, मेरे को कहता सर मेरे घर में एक लेटर आया, मेरे घर में मेल आई है इनकम टैक्स की। मैंने कहा देख उसमें ना अंडर सेक्शन लिखा होता है, क्या लिखा है? कहता 143 दो। मैंने कहा हो गया तेरा, होगी क्या है? तेरा केस किसमें लग गया? स्क्रूटनी में। स्क्रूटनी वर्ड का क्या मतलब होता है? स्क्रूटनी वर्ड का मतलब होता है डिटेल चेकिंग। लकी ड्रॉ लग गया तेरा। पता है क्यों? क्योंकि स्क्रूटनी में, सुनो, आप जितने भी लोग अपनी इनकम टैक्स की रिटर्नें भरते हैं उसमें से कुछ एक केसेस के, कुछ एक क्लाइंट के केस इनकम टैक्स किस में लगा देता है? स्क्रूटनी। ज्यादातर वो बिजनेसमैन होते हैं, ज्यादातर जिन्होंने अनसिक्योर्ड लोन ज्यादा लिए, जिनकी सेल एकदम से बहुत बढ़ गई या घट गई, जिनके बहुत ज्यादा गिफ्ट आ गए, जिनके डेप्रिसिएशन में बड़ा पंगा लगता है, ऐसे क्राइटेरिया बना रखे होते हैं उन्होंने, टॉप सीक्रेट होते हैं उनके। जीपी बहुत घट गया तेरा, ऐसे कैसे? ऐसे केसेस में वो क्या लगा देता है? स्क्रूटनी। जिसका केस स्क्रूटनी में लग गया उसके घर में क्या आएगा? 143(2) लिख के नोटिस आएगा कि तेरा केस किस में सिलेक्ट हो गया है? स्क्रूटनी। इस तारीख को आओ, या आना तो है ही नहीं आजकल, इस तारीख को आप या आपका सीए हमें ऑनलाइन जवाब दे, हम जो जो डिटेल मांग रहे हैं वो दो, आप आके आपका सीए जवाब देगा। इसे बोलते हैं कौन सा असेसमेंट? स्क्रूटनी असेसमेंट। क्या होगा? डिपार्टमेंट कहेगा ये डिटेल दो, वो डिटेल दो, वो डिटेल देते जाओ ऑनलाइन स्कैन कर करके, फिर और डिटेल मांगेगा, एक और तारीख देगा, और डिटेल दे दो। अगर आपने सारी डिटेल दे दी, वो सेटिस्फाई हो गया, एवरीथिंग इज ओके, तो कहेगा यू कैन गो स्कॉट फ्री, जाओ आजाद हो, बच जाओगे। अगर उसे लगा इतना टैक्स चोरी है तो भरवाएगा। स्क्रूटनी असेसमेंट मतलब असेसमेंट इन डिटेल बाय डिपार्टमेंट। ये सबका नहीं हो सकता। जैसे डिपार्टमेंट बिजली बोर्ड बीच बीच में से लोगों की चेकिंग कर लेता है, वैसे है ये। क्लियर? बंदे के पास स्क्रूटनी का नोटिस आया, कहता तेरा केस स्क्रूटनी में लग गया, इस तारीख को जवाब दे, ऑनलाइन आ जा, जवाब दे। कुछ मर्जी हो गया, कहता मैं नहीं देता जवाब। तो क्या हो सकता है? बेस्ट जजमेंट सेक्शन 144, खतरनाक सेक्शन, धारा 144, जैसे वो इंडियन पेनल कोड में खतरनाक है। तो 144 सेक्शन प्रोहिबिटेड सर्विस का था ना, हाँ, ऑडिट में, कंपनी ऑडिट में 144 ये वाले काम सीए नहीं कर सकता। मैनेजमेंट, अकाउंट, कंसल्टेंसी, इन्वेस्टमेंट प्लानर नहीं हो सकता। वहां 144 ठीक है कंपनी लॉ में, प्रोहिबिटेड सर्विस बाय सीए। इंडियन पेनल कोड में नॉट मोर देन 4 पर्सन कैन गो टूगेदर, जा नहीं सकते, ठीक। और 144 इनकम टैक्स में खतरनाक है बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। कब कब करता है ये डिपार्टमेंट? जब आपको 139 1 और 4 में रिटर्न भरनी थी, नहीं भरी, 142 1 का नोटिस आ रहा है, भैया रिटर्न भर नहीं भरते, ऑडिट करवाने को कह रहा नहीं करवाते, 143 2 में स्क्रूटनी में केस लग गया, आप जवाब नहीं देते, ऐसे केस में ऑफिसर बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर देगा। इसका दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम है एक्स पार्टी, यानी बंदा है ही नहीं सर, मैंने नोटिस दिया, अगले ने जवाब नहीं दिया, तो मैं वन साइडेड बना दिया, मैंने तो वन साइडेड टैक्स बना देगा। पर आपको ना एक मौका देगा, सुनो, लास्ट बार धमकी आती है ऑफिसर की कि मैंने आपको नोटिस दिया कि आप डिटेल दे दो, आपने नहीं दी, दोबारा वार्निंग दी, आपने नहीं दी, क्यों ना आपका बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर दिया जाए। पहले पूछेगा आपसे, कारण बताओ नोटिस, शो कॉज नोटिस, इसे बोलते हैं शो कॉज नोटिस, कारण बताओ नोटिस। भाई क्यों ना तेरा बेस्ट जजमेंट कर दिया जाए। आपने कोई जवाब नहीं दिया तो अगली बार तो बेस्ट जजमेंट करके टैक्स बना के आपके घर में आएगा डिमांड नोटिस, भरो इतना टैक्स। फिर क्या करोगे? भरना पड़ेगा, जाओ फिर ऊपर कमिश्नर के पास अपील करने, दिक्कतें हैं ना। समझ आया क्या? बाकी तो समरी है सारी दोबारा।
और ये क्वेश्चन तो मैंने पहले ही पढ़ा दिए थे सारे क्वेश्चन। ये पार्टनर साइन नहीं कर सकता तो कौन साइन करेगा? क्लियर?